हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस और स्टिपुलेशन के बारे में। ये दोनों आपका किससे संबंधित है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वस्तु विक्रय अधिनियम होता क्या है, कौन सी वस्तुएं उसमें सम्मिलित होती हैं, वस्तु कितने प्रकार का होता है, विक्रय क्या होता है और विक्रय कैसे निक्षेप से भिन्न है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस का मतलब है मूल्य का निर्धारण करना। जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है तो सेल ऑफ गुड्स होते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कंसिडरेशन वहाँ पर क्या होता है? मूल्य होता है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है 1872 वाला, उसमें कंसिडरेशन मतलब कुछ के बदले कुछ भी आपको मिल जाए वो चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कंसिडरेशन की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर प्राइस, पैसे की ही बात हो रही है। तो उस पैसे को किस तरीके से निर्धारित करते हैं? दो शर्तें दी हुई हैं। आप चाहें तो फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध के माध्यम से आप कीमत को निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा है डिटरमाइंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डीलिंग, यानी कि जब आप अनुबंध बना रहे हैं उसी समय डिसाइड कर लीजिए कितने प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा, कितने प्राइस हमको देने पड़ेंगे। जैसे ए है और बी है, बी को बिल्डिंग खरीदनी है ए से, तो ए और बी मिलकर के एग्री कर लेते हैं कि हम लोग कीमत ऐसे नहीं निर्धारित करेंगे, किसी तीसरे पक्षकार को बुलाएंगे, वो बताएगा कि इस बिल्डिंग का कितना कीमत हो सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस असर्टेन बाई हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बाई थर्ड पार्टी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मैनर दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? पहला वाला कंडीशन है प्राइस फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हो रहा है कि ए बी के पास आता है कोई सामान खरीदने के लिए, बी और ए उस समय मिल करके एमआरपी रेट जो चल रहा होता है उसके हिसाब से वो लोग एग्री कर जाते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डीलिंग कि हम इसका इतना प्राइस लेंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं डिटरमाइंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। जैसे जो पहला वाला कंडीशन था उसमें था कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ये किया गया था, चाहे मैनर ये बनाया गया था कि किसी तीसरे पक्षकार को बोलेंगे आप मूल्य का निर्धारित कर लें। अगर वो तीसरा पक्षकार मूल्य नहीं निर्धारित कर पाता है तो क्या होगा? अगर थर्ड पार्टी मूल्य को नहीं निर्धारित किया है और सामान अभी तक सेलर से बायर के पास नहीं गया है, तो उस समय आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा, यानी कि व्यर्थ अनुबंध हो जाएगा। जब कीमत नहीं निर्धारित है तो अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर गुड को डिलीवर कर दिया गया है तो उस समय क्या होगा? तो वैल्यूएशन अगर नहीं हुआ है तो उसका सेटलमेंट होगा मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बाजार में कितनी कीमत चल रही है उसके अनुसार वो लोग डील करेंगे उसमें। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है आपका स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब होता है बंधन। अब बंधन क्या होता है? जब माल विक्रय अनुबंध बनता है तो उस समय बायर के माइंड में कुछ चल रहा होता है, दिमाग में उसके चल रहा होता है कि हमारा जो वस्तु होगा वो कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वांटिटी कैसी होगी, वो मेरे लिए कितना सफिशिएंट रहेगा, कितना मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जो उसके माइंड में उससे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बंधन, विच इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चीज़ें नहीं पूरी होंगी तो एक बायर सामान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो स्टिपुलेशन आपका दो प्रकार का होता है, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं शर्त और वारंटीज को हम लोग बोलते हैं आश्वासन। जैसे अगर मैं कार खरीदने के लिए जाऊं ए के पास और मेरे माइंड में चल रहा है कि वो कार 2020 से पहले की नहीं बनी होनी चाहिए, तो वो क्या है? आश्वासन है या कंडीशन है? तो अगर मैं जा रही हूँ ए के पास तो मेरे माइंड में एकदम क्लियर कट है कि 2020 के पहले का अगर कोई भी कार है तो मैं उसको सीधा सीधा ना करने वाली हूँ, नहीं खरीदूंगी। उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन, शर्त है वो मेरी। अगर मान लीजिए मैं कार खरीदने जाऊंगी और मुझे वो चाहिए मरून कलर की, एकदम डार्क वाला सुंदर वाला मरून चाहिए, वो उसमें नहीं रहता है। जैसे जब ए कार की डिलीवरी देते हैं तो वो कार का थोड़ा अलग ही कलर लग रहा होता है। मैंने उनको बोला था कि मरून कलर का चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके का मरून है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं है। तो उस समय मैं क्या करूँगी? कार को तुरंत वापस कर दूँगी, सामान को लेके जाओ?
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो 2020 के बाद का बना हुआ है। और दूसरी बात, मरून है, बस उस टाइप का मरून नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वारंटी आश्वासन। मैं उनको वापस करूंगी कि अच्छा ठीक है, इसका जाइए कलर चेंज करिए, ये वाला कलर नहीं करके जो कलर मुझे पसंद है उसके हिसाब से मैं बताऊंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं वारंटी आश्वासन। कंडीशन और वारंटी में अंतर क्या है कि अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। मेन पर्पस होता है, यानी कि मुख्य उद्देश्य हमारा यही होता है, जब हम सामान को खरीदने जाते हैं तो कंडीशन के साथ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य उद्देश्य। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि 2020 के पहले का कोई कार होगा तो मैं नहीं लूँगी, 2020 के बाद का ही कोई रहेगा तभी मैं लूँगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे। वारंटी के साथ ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं रहता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म नहीं होगा, चल जाता है, काम हमारा चल जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ सेकेंडरी, मतलब वो द्वितीयक है, अगर नहीं होगा तो भी हम लोग काम चला लेंगे। डेफिनेशन दी हुई है इसकी। कंडीशन क्या होता है, स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध के लिए जो सबसे आवश्यक है उस बंधन को हम लोग बोलते हैं शर्त। और स्टिपुलेशन कोलेटरल और सेकेंडरी टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मुख्य उद्देश्य के लिए जो समपार्श्विक है या द्वितीयक है, उसे हम लोग बोलते हैं आश्वासन। अब देखेंगे कि अगर ये दोनों टूटते हैं, इनका खंडन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर शर्तों का खंडन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामने वाले पक्षकार पर, यानी कि बायर के पास पूरा राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। दूसरा है रिजेक्ट द गुड, जो गुड मेरे पास आया है, मुझे वो 2020 वाला मॉडल नहीं दिखा है, मैं उसको तुरंत वापस कर सकती हूँ। और रिफंड द प्राइस, जो मैंने कंसिडरेशन उनको दे रखा है उसको मैं उनसे वापस ले लूँगी, अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो 2020 वाली। उसके बाद है वारंटी, यानी कि कलर मैचिंग का नहीं रहा, जैसा मैं चाह रही थी वैसा कलर नहीं मिल पाया है, तो उस समय मैं क्या कर सकती हूँ, क्लेम फॉर डैमेज, मतलब मैं उतना मेहनत लगा करके वहाँ पे गई हूँ, फिर पूरा व्यवस्था करके गई थी, तो मुझे कुछ हानियाँ हुई होंगी, तो उसके लिए मैं सामने वाले पक्षकार पर, सेलर पर क्लेम कर सकती हूँ उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए। दूसरा है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं अनुबंध को खंडित कर दूँ, क्योंकि कलर नहीं ना मैच हुआ है, बाकी जो मेरा मेन पर्पज़ था वो तो पूरा हो गया है। और उसके साथ साथ मैं गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, उस पर दूसरी पॉलिशिंग चढ़वा सकती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, यानी कि शर्त को कब आश्वासन की तरफ माना जाएगा। तो अगर मैं खुद से बोल देती हूँ कि मुझे ये जो शर्त है वो नहीं भी रहेगा तो भी पूरा हो जाएगा, मतलब 2020 के पहले का भी मॉडल है तो भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, तो मैंने सामने से उसको मना कर दिया कि आप उस कंडीशन को ना पूरा करें तो भी चलेगा। दूसरा, अगर मैं खुद ही कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करती हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है, तो उस समय क्या होगा, जो हमारा कंडीशन था वो वारंटी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। और वारंटी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन ब्रीच ऑफ वारंटी। और ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या होता है, बायर के पास राइट नहीं रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके, रिफंड ले सके या फिर कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सके। आई होप ये चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट है आपका ये एक नोट है जिसमें माना जाता है कि जो आपका कंडीशन होगा वो आप बताएं चाहे ना बताएं, क्वालिटी या फिर उसके फिटनेस के लिए वो लागू हो जाएगा। आप कुछ सामान को खरीदने जाते हैं, सामने वाले पक्षकार को बताएं चाहे ना बताएं, वो उस पर लागू ही होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, तो सामने वाले पक्षकार यानी कि एमडी के पास जा कर के आप ये कहोगे क्या कि मुझे ऐसी दवा देना जो एक्सपायर्ड ना हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर मैं सामने वाले के पास दवा लेने आया हूं जो कि मेरे हेल्थ से रिलेटेड है, तो विदाउट योर इन्फॉर्मेशन सामने वाला पक्षकार वो जान जाएगा कि आपको दवा किस तरीके की चाहिए, आपको कैसा क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी कैसी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है जहां पर आप बताते नहीं है सामने वाले पक्षकार को, लेकिन फिर भी कंडीशन लग जाता है, और अगर वो कंडीशन पूरा नहीं होता है तो हम लोग अनुबंध को भंग कर सकते हैं। जैसे पहला है, बायर
हैड मेड नोन द सेलर पर्पज ऑफ बाइंग, यानी कि जब सामान को खरीदने जाते हैं तभी हम बता देते हैं कि मुझे जो दवा चाहिए वो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है इसके लिए चाहिए। तो जब मैंने सामने वाले पक्षकार को खुद ही बता दिया है कि मेरा पर्पज़ क्या है, तो ये कंडीशन लग जाता है कि वो उस गुड में क्वालिटी दें, क्योंकि दवा है वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कंडीशन इम्प्लाइड हो जाता है, मतलब गर्भित अनुबंध बन जाता है ये कि वो क्वालिटी अच्छी ही देंगे। दूसरा है बायर रिलाइड ऑन सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। बायर यहाँ पर पूरा का पूरा निर्भर है कि अगर मैं एमडी के पास जा रहा हूँ और मैं उनको बता दिया कि मुझे बुखार है, मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, तो मैं जानता हूँ कि वो इतने स्किल्ड हैं, उनका जो जजमेंट है वो इतना बढ़िया है कि वो मुझे अच्छी ही दवा देंगे। तो उस समय क्वालिटी और फिटनेस का जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो लागू हो जाता है कि आप बताएं चाहे ना बताएं, गर्भित शर्त उस पर लागू हो जाएगा। और तीसरा, सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। और सेलर का जो बिजनेस है वो इसी तरीके का ही है कि वहाँ पर उसी क्वालिटी में गुड मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जो एमडी है वहाँ पर आप जाएंगे ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे बुखार है तो मुझे एक डॉक्टर के पास ही जाना। उनका बिजनेस ही यही है कि वो सामने वाले को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों केस में क्या होगा, इम्प्लाइड कंडीशन रहता है। अगर आप न भी बताएं दुकानदार को तभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अगर उसमें क्वालिटी और फिटनेस नहीं है गुड की तो। नेक्स्ट है आपका कैवेट एम्पटर। कैवेट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। इसको लिया गया था लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है क्रेता सावधान रहे। यहाँ पर बताया गया आपको, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सेलेक्शन और इफ़ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि जो विक्रेता है, जो सामान को बेच रहा है, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है अगर बायर ने गलत सिलेक्शन किया है, गलत सामान को खरीद लिया है और ऐसे सामान को लेकर जाता है जो घर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो सामान डिफेक्टिव है। तो इसके लिए सेलर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कैवेट एम्पटर का जो डॉक्ट्राइन है वो यही सीधा सीधा बताता है कि जब भी आप सामान को खरीदने जाइए तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामान को प्रॉपर सेलेक्ट करें और आप अपने चॉइस के गुड को ही सेलेक्ट करें। उसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। कुछ एक्सेप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रेता को सावधान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो सामान को खरीदने जा रहा है तो अगर फिटनेस और क्वालिटी के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सेलर ही जिम्मेदार है। मान लीजिए अगर मैं सामान को खरीदने जाती हूँ, मैं सामने वाले पक्षकार को बता देती हूँ कि मुझे किस तरीके का सामान चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, मेरी जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर सेलर मेरे साथ धोखा करके किसी और क्वालिटी का सामान दे देता है तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, सेलर की हो जाती है। बायर बी अवेयर का डॉक्ट्राइन वहाँ पर नहीं लागू होता है। नेक्स्ट है गुड परचेज्ड अंडर पेटेंट है, पेटेंट और ब्रांड नेम। अगर किसी पेटेंट का या फिर किसी ब्रांड नेम पर हम लोग उस सामान को खरीदते हैं तो वहाँ पर कंडीशन ये रहता है कि वो उसी क्वालिटी में होगा, उसी क्वांटिटी में होगा। यहाँ पर क्रेता को सावधान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जानता ही है कि मैं उस क्वालिटी की सामान को खरीद रहा हूँ, इट मीन्स वो गुड होगा, अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सामान को दिया गया है तो वहाँ पर सेलर की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामान डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दे, जैसा वर्णन किया गया है उसी के हिसाब से दे। जैसे दुकान पे गए और डॉक्टर की पर्ची है मेरे पास, तो इतने बढ़िया वो लोग लिखते हैं कि सामने वाला पक्षकार वैसे ही नहीं समझ पाता है, तो मैं ले जा करके एमडी को दे देती हूँ। तो वहाँ पर क्या है, मुझे सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेलर मुझे गारंटी दे रहा है, वारंटी दे रहा है कि वो सामान को अच्छा ही देगा, क्योंकि मैंने उनको एक रिसिप्ट दी है जिस पे डॉक्टर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी तरीके का सामान इनको दीजिएगा। नेक्स्ट है मर्चेंटेबल गुड। अगर कोई विक्रय करने वाला कोई गुड है, उसकी क्वालिटी हमको पता है पहले से ही कि वो ऐसी ही होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सेप्शन होता है कैवेट एम्पटर का। यहाँ पर क्रेता को सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी सेलर की होगी। सोल्ड बाय सैंपल, जैसे डिस्क्रिप्शन वाला है वैसे यहाँ पर भी है कि अगर हमने सैंपल देख करके सामान को मंगवाया है तो सैंपल के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों हैं तो उस समय भी क्रेता को सावधान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसने अपनी आवश्यकता, किस तरीके का उसको सामान चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बता चुका है, उसके हिसाब से ही सामान मिलना चाहिए। और सबसे लास्ट में है सेलर एक्टिवली
कंसील्स अ डिफीट और इज गिल्टी नहीं होगा ये, और इज गिल्टी में भी क्वालिटी हो। हाँ, सेलर एक्टिवली, अब ये समझ लीजिए कि अगर सेलर खुद सामने से ही फ्रॉड कर लेता है, मैं जाती हूँ सामान बताती हूँ कि मुझे कैसा सामान चाहिए, वो क्या करता है, उसके सामान में कुछ डिफेक्ट है और वो एक्टिव कंसीलमेंट कर लेता है, यानी कि सक्रिय रूप से छुपाव करता है। तो अगर सक्रिय रूप से छुपाव होता है तो आपको पता होगा कि धारा 17 में ये डिफाइन किया गया है कि अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ सक्रिय छुपाव करता है या फिर उसके साथ कपट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता सावधान रहे का नियम लागू नहीं होगा। वहां पर सेलर को हम लोग दोषी ठहरा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। इसका हिंदी में अनुवाद होता है वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है जो उसके स्वामित्व में ना हो। तो ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें आपको ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, यानी कि सेलर अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो उसके ऑनरशिप में ही होना चाहिए। अगर उसके ऑनरशिप में वो सामान नहीं है तो वो उसको बेच नहीं सकता है। अगर कोई पर्सन किसी चीज़ का स्वामी नहीं है, जैसे ए बी को कार बेच रहा है लेकिन ये कार इसकी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास खुद ही नहीं अच्छी क्वालिटी का ऑनरशिप है, स्वामित्व इसके पास नहीं है, तो वो बी को भी स्वामित्व का हस्तांतरण अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसका बस सीधा सीधा मतलब होता है, ये आपको पूछ सकता है MCQ के लिए। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो असेट है, उसको एक व्यक्ति के स्वामित्व से हटा करके दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाए। अब ये हस्तांतरण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु से संबंधित कुछ रिस्क होते हैं, कुछ जोखिम भी होता है, उसे जानने के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ऑनरशिप किसके पास है। जैसे ए और बी, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सामान को खरीदने बेचने का। अगर मान लीजिए जो विषय वस्तु है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो उस समय किसका लॉस हो रहा होगा, किसके स्वामित्व में वो वस्तु है, ये जानना उस समय के लिए आवश्यक हो जाता है। तो जो आपका पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, डिलीवरी ऑफ गुड है और पासिंग ऑफ रिस्क है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि स्वामित्व का हस्तांतरण, डिलीवरी ऑफ गुड का मतलब होता है कि वस्तु की सुपुर्दगी, और पासिंग ऑफ रिस्क मतलब होता है जोखिम का हस्तांतरण। तो जैसे ही स्वामित्व का हस्तांतरण दूसरे पक्षकार को होगा, वैसे ही रिस्क का भी हस्तांतरण दूसरे पक्षकार को हो जाता है। इसमें समय इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक सामान्य नियम है जो कहता है कि जिसके पास स्वामित्व है उसके पास रिस्क है। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि उस समय पर, यानी कि जब समय आपका डैमेज हुआ था या डिस्ट्रॉय हुआ था, उस समय पर किसके स्वामित्व में वो वस्तु थी, उसी के द्वारा वो लॉस बियर किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इफ गुड्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। अगर समय जो सामान है आपका वो समाप्त हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो उस समय किसके द्वारा वो लॉस वहन किया जाएगा। तो द लॉस विल बी बोर्न बाय ऑनर इवन इफ गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ सेलर। तो जो ऑनर है वस्तु का, उसके द्वारा वो लॉस बियर किया जाएगा, चाहे वो वस्तु किसी के भी अधिकार में हो। जैसे ए अगर ऑनर है और उसने अपनी संपत्ति बी को दे रखी है, अधिकार बस दिया हुआ प्रयोग करने का, लेकिन अगर वो वस्तु समाप्त हो जाती है तो बी के द्वारा वो लॉस नहीं बियर किया जाएगा, ए के द्वारा ही बियर किया जाएगा, क्योंकि वो स्वामित्व तो किसका था, ए का था। वही सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है इफ़ गुड्स डैमेज्ड बाय थर्ड पार्टी। अगर किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा वस्तु खत्म कर दी जाती है, ए का वस्तु था, बी को दिया था, बी क्या करता है, वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो क्या होता है, अगर सी ने कुछ कर दिया सामान को, सामान खत्म हो गया, तो ए के पास पूरा अधिकार है, वो सी के ऊपर केस कर सकता है और लॉस की रिकवरी कर सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है ओनली ऑनर ऑफ गुड कैन टेक एक्शन। सिर्फ वस्तु का स्वामी ही कोई एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है टॉपिक है
व्हेन क्लेम और सूट फॉर प्राइस अराइजेस टू सेलर, यानी कि जो वस्तु को बेचने वाला है वो अपने मूल्य के लिए कब क्लेम कर सकता है, तो जब तक वस्तु के अंतर्गत जो स्वामित्व है वो दूसरे पक्षकार तक हस्तांतरित नहीं हो जाती है, तब तक वो वस्तु के मूल्य के लिए केस नहीं कर सकता है। अगर ए की प्रॉपर्टी थी वो बी के पास हस्तांतरित कर दी जाती है, सिर्फ अधिकार दिया गया है, तो वो अभी उस मूल्य के लिए क्लेम नहीं कर सकता है जब तक उसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनरशिप है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आई हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें थोड़ा सा और इससे रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, वो समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग MCQs करेंगे इससे संबंधित। धन्यवाद।